अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के इन एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। उससे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और उनका भी शुक्रिया जो सब्सक्राइब के बगैर भी आके देख के भाग जाते हैं। तो जी बहुत-बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। और पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। जी, मौसम जो है अभी तक बहुत गर्मी है पाकिस्तान में। यहाँ मैं जहाँ इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ वहाँ तो जी बहुत ही गर्मी है। और अगर थोड़ी देर के लिए डे टाइम में आप बाहर निकल जाएँ किसी ऐसे के बगैर गाड़ी के वॉक करने चले जाएँ, कुछ हो जाए तो बस जी पसीने-पसीने लोग हो जाते हैं। साथ-साथ पाकिस्तान में जो है मंकी पॉक्स के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं और जो लोग गल्फ से खास तौर पे आ रहे हैं, खास तौर पे सऊदी अरेबिया से, उनको बहुत ज़्यादा चेक किया जा रहा है। और हर दूसरे तीसरे दिन हम यही सुनते हैं कि एक आध केस और बढ़ गया है। अब उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं है, उसकी मेडिसिन अभी तक नहीं है, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन आई होप कि जल्दी उसकी वैक्सीन भी आ जाए और जल्दी उसकी मेडिसिन के लिए भी जो है लोग कोशिशें शुरू कर दें, खास तौर पे पाकिस्तान। बात करेंगे हम पीएम मोदी की और उनके साथ-साथ रशियन प्रेसिडेंट की। जी हाँ, रशियन प्रेसिडेंट ने जी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में। साथ ही उन्होंने इस बात का भी इकरार किया है या कहिए इस बात को भी माना है कि वो पीस की तरफ जाना चाहते हैं और अब ये वॉर जो है ये रुक जानी चाहिए। तो डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए हैं। और आप उनकी जितनी चाहे उनकी अपोजिशन हो चाहे पाकिस्तान हो, जितना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज तो माननी ही पड़ेगी कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में मोदी जी और यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कर भी सकते हैं और करेंगे होपफुली। और साथ ही साथ उनको हर जगह चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, हर एक ही एक इम्पोर्टेंट लीडर और बड़े लीडर के तौर पे देख रहा है। और अगर वो किसी जगह पे वॉर रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी इस चीज की तारीफ होनी चाहिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान को भी इस चीज की यकीनन तारीफ करनी चाहिए कि किसी भी जगह पे वॉर हो रही हो, किसी भी कंट्री में हो रही हो, किसी भी रीजन में हो रही हो, वहां पे अगर कोई वॉर को रुकवाने में अपना कोई रोल प्ले करता है तो डेफिनेटली उनको उनकी तारीफ होनी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन खैर रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी एक तरह से इस बात की तरफ इशारा किया है कि यूक्रेन के साथ वॉर जो है उसको रोकने में नरेंद्र मोदी जी जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी इस बात से पता चलता है कि रशिया भी अब इस तरफ पॉजिटिवली सोच रहा है कि वॉर को रोका जाए। बहरहाल हम देखते हैं, इस खबर के ऊपर हमारी नजर आएगी। बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान में जी डीजीआईएसपीआर जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, सॉरी मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की है। और उस प्रेस ब्रीफिंग में जी मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि पाकिस्तानी फौज यानी पाकिस्तान की जो फौज है किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही हामी है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है। क्या मस्त जोक मारा है सर, एक और प्लीज। यानी कि ये बात जो है ये तो कोई स्कूल का बच्चा भी नहीं मानेगा सर, जो आज आपने ये बात की है कि जी पाकिस्तान की फौज जो है ना किसी को सपोर्ट कर रही है और ना किसी की मुखालिफ है। सर आप सपोर्ट करते हैं तो आप हुकूमत में बिठा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। और अगर आप मुखालिफ हो जाते हैं तो जैसे इमरान खान के साथ हो रहा है कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वही कुछ चलता चला जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये बात इमरान खान की, नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की या आसिफ अली जरदारी या किसी भी लीडर की नहीं है या किसी भी पॉलिटिशियन की नहीं है। हमने तो हमेशा से जब से होश संभाला है यही देखा है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ही गवर्नमेंट्स लाती हैं और वही ले जाती हैं। तो डेफिनेटली कोई पसंद आता है तो आप ले आते हैं और उसके बाद जब कोई पसंद नहीं रहता तो आप उसको हटा देते हैं। ये बात तो अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं और अब आपकी इस स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के बारे में भी बात की। जी हाँ, वही जो अभी अरेस्ट हुए हैं और इससे पहले आईएसआई के में रह चुके हैं। जी हाँ, आईएसआई चीफ भी रह चुके हैं और इमरान खान के बड़े फेवरेट हैं। उनके बारे में भी जी आज आईएसपीआर की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें कहा गया कि उन्होंने जी
फौज के अंदर रहकर जो है काफी ज्यादा वायलेशंस की थी और इसीलिए उनके ऊपर जो है वो एक कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट कर दी गई हैं। अब देखते हैं कि उनके बारे में क्या क्या चीजें सामने आती हैं। फिलहाल तो खैर उनके ऊपर जो एक हाउसिंग स्कीम का केस है वो बनाया गया है या वो लाया गया है, लेकिन हाउसिंग स्कीम के अलावा भी कई दूसरे इल्जामात और कई दूसरे एलिगेशंस हैं जो कि फैज हमीद साहब के ऊपर है। अब उसमें से वो निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स और चीजें जिसमें वीडियोस शामिल हैं, ऑडियोज शामिल हैं, पिक्चर्स हैं और कई दूसरी ऐसी चीजें जो कि हमारे, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हमारी एजेंसीज हैं वो बनाया करती है लोगों की, वो भी उनके पास से बरामद हुई हैं यानी कि निकली है। और फैज हमीद साहब के पास से जो वो अपने घर ले गए थे, पता नहीं घर क्यों ले गए थे, और वैसे ही इंजॉय करने के लिए ले गए होंगे कि चलो किस किस की वीडियोस हैं हम भी देखते हैं या क्या बात थी। लेकिन बहरहाल फैज हमीद साहब के ऊपर भी ये बात की गई है और कहा यह गया है आज डीजीआईएसपीआर की तरफ से कि जी इनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं जिसमें कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि आर्मी एक्ट की वायलेशंस इन्होंने की है। तो सर इन्होंने अकेले ने तो नहीं की है ना, एक लंबी लिस्ट है और उस लंबी लिस्ट को अगर आप एक एक करके सभी को सामने ले आए, सभी को कटहरे में ले आए, सभी के ऊपर केसेस चलाएं और जो कानून के हिसाब से सजा बनती है वो दें, तब सही है। किसी एक आध को पकड़ के मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को क्लीन चिट खुद से नहीं दे पाएंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि केसेस कैसे चलते हैं। इमरान खान जो है वो अभी भी मुश्किल में है। इमरान खान के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उसमें से इमरान खान निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे और इस वक्त इमरान खान के जो फेवरेट या कहिए जो इमरान खान को खिलाने वाले तो बहुत सारे लोग थे जो कि फौज से ही ताल्लुक रखते थे, एजेंसी के ही ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनमें से कुछ को जो है वो अब अरेस्ट करने की बात की जा रही है और उसमें पहला नंबर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब का है जो कि हमेशा इमरान खान के सपोर्ट में रहे और इमरान खान उनके सपोर्ट में रहे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इन बातों को लेकर ये आगे कैसे बढ़ते हैं और कहाँ जाकर ये कहानी जो है वो खत्म होगी, या इस कहानी का कोई दी एंड है, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही केसेस चलते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। इमरान खान साहब जरूर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बार बार उनकी स्टेटमेंट जो है वो जेल के अंदर से भी हमें सुनाई देती रहती हैं, जो कि आप लोग भी यकीनन देख रहे होंगे। कल जी हमने आपको बताया था कि बिल्कुल जी ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती साहब जो हैं इनको बना दिया गया था चेयरमैन, इनको अनाउंस कर दिया गया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। उसके ऊपर भी जी काफी लोग एतराज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फौजी ही क्यों और कोई सिविलियन क्यों नहीं, और कोई बेरोजगार तो नहीं रह गया, कि कोई बेरोजगार रह गया हो कोई हमारा ऐसा फौजी जो कि रिटायर हुए हों किसी बड़ी पोस्ट से और उसके बाद उन्हें कहीं का चेयरमैन ना लगाया गया हो। अगर कोई ऐसा रह गया है तो बताया जाए ताकि उनके लिए भी कोई जॉब क्रिएट की जाए। लेकिन बहरहाल इनको जी अब ये कहा गया है कि अभी इनकी रिटायरमेंट नहीं हुई है और जैसे ही रिटायर होंगे, जो कि शायद ये होने ही वाले हैं, उसके साथ ही ये अपनी ड्यूटीज या कह लीजिए अपनी सीट जो है वो संभाल लेंगे। अब इसके ऊपर जब लोग एतराज करते हैं तो जी कहा जाता है कि नहीं जी आप तो फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम फौज के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फौज को या फौजी जो बड़े स्केल के फौजी हैं उनको जी रिटायरमेंट के बाद चुपचाप करके घर चले जाना चाहिए। जैसे भारत के जो हमने देखे, कई बार हमने देखा है कि भारत के जो फौज के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो ठीक है वो किसी प्राइवेट समटाइम्स कभी कभी किसी प्राइवेट टीवी चैनल वगैरह पे तो काम कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से सरकारी मुलाजमत जो कि एक सिविलियंस के लिए हो वो करते हुए हमें दिखाई नहीं देते। तो यही चीज जो है उनके लिए ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से इंडियन आर्मी के लोगों की इज्जत होती है। इंडिया के अंदर भारत में लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बार बार क्रिटिसाइज इसीलिए किया जाता है कि आप लोग कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करके निकल जाते हैं और उसके बाद कभी कहीं जाकर आप लोग जो है एम्बेसडर बन जाते हैं, कभी किसी सिविलियन उसमें ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं और सिविलियंस जो हैं वो बेचारे सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं, उनके पास कहने करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। तो इसलिए भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत यानी पाकिस्तानियों की तरफ से अब जो है वो एतराजात या ऑब्जेक्शंस लोग करने लगे हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू किया है, जो कि एक अच्छी बात है। शायद कभी हमारी एजेंसीज को और हमारी स्टैब्लिशमेंट को ख्याल आ जाए कि वो क्या गलत कर रहे हैं। आईएमएफ की बात अगर करें तो जी आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिलहाल उस लिस्ट में नहीं रखा हुआ,
जिसमें के $7 बिलियन मिलने की उम्मीद हो। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो है वो एक तरह की बेचैनी जो हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो $7 बिलियन जो हैं वो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और IMF की तरफ से भी जो है वो ग्रीन सिग्नल फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान अब अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा? जाहिर है कि UN UAE के साथ सामने भी गए, 4 बिलियन उनको भी बताया, लेकिन उन्होंने भी टाटा बाय बाय कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जाकर इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किल में है। खैर हमेशा ही प्रॉब्लम में रहा है, लेकिन कई लोगों का कहना ये भी है कि वो $7 बिलियन जो हैं वो मिल ही जाएंगे, लेकिन आखिर कब मिलेंगे इसके लिए जी यकीनन एक बड़ा इंतजार करना होगा। और जैसा कि इमरान खान साहब ने भी कल स्टेटमेंट दिया था कि जी पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और कोई कंट्री जो है वो कई रीजन जिसमें सिक्योरिटी रीजंस भी हैं उस वजह से पाकिस्तान में नहीं आएगी। लेकिन इमरान खान जब खुद थे, क्या तब कोई इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान की तरफ आई थी? यकीनन नहीं आई थी। इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि जी उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया है। इमरान खान का कहना ये है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, और अगर वो चाहते तो वो शुगर मिल्स और दूसरे कई कारखाने या कह लीजिए कई कंपनीज, अपनी प्राइवेट कंपनीज खोल सकते थे कई जगह पर, जो है शुगर मिल्स और दूसरे सीमेंट बनाने की चीजें या कारखाने या कुछ इस किस्म की चीजें वो कर सकते थे। फैक्ट्रीज डिफरेंट लगा सकते थे, प्राइवेटली अपने लिए काम कर सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि मगर मैंने जो है वो हॉस्पिटल बनाया और मैंने यूनिवर्सिटी बनाई। लेकिन बात सारी ये है कि इमरान खान साहब, आपने जो यूनिवर्सिटी बनाई और जो आपने हॉस्पिटल बनाया वो आपने डोनेशंस लेकर लोगों से बनाया, वो लोगों ने आपकी मदद की डोनेशंस जमा करने में, वो आपने अपने पैसे से नहीं बनाया। अगर कोई फैक्ट्री बनाई जाती है, चाहे वो शुगर मिल हो या सीमेंट फैक्ट्री हो या कोई भी किस्म की फैक्ट्री या बिजनेस अगर कोई करता है, तो वो अपने पैसे से करता है, वो डोनेशंस के पैसे से आप बिजनेस नहीं चला सकते। ये बात तो शायद आपको पता ही होगी। तो इसलिए लोगों के ऊपर बार बार ये एहसान जताना बंद कर दीजिए कि आपने बड़ा कोई एहसान किया पाकिस्तान के ऊपर और आपने हॉस्पिटल बनाया या आपने यूनिवर्सिटी बनाई, क्योंकि वो सारा पैसा आपका नहीं था, वो सारा का सारा पैसा जो था वो डोनेशन का था। बल्कि उसी पैसे के ऊपर आपके ऊपर केस भी बना हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस। और जिसके लिए लोग ये कह रहे हैं कि जो पैसा आपको शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए मिला या यूनिवर्सिटी के लिए मिला, जो डोनेशन आपको वो मिली जो आपने लोगों के ऊपर खर्च करने थे, वो पैसा आपने अपने इलेक्शन के ऊपर लगा दिया, वो पैसा आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को आगे ले जाने के लिए या उसको कहना चाहिए उसकी प्रोजेक्शन के लिए लगा दिया। इसीलिए वो फॉरेन फंडिंग केस आप भुगत रहे हैं। तो अब बार बार इमरान खान भी और उनके सपोर्टर्स भी ये कहना बंद कर दें मेरे ख्याल से कि इमरान खान साहब ने कोई हॉस्पिटल बनाया या इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, और अगर वो चाहते तो वो फैक्ट्रीज बना सकते थे बाकी लोगों की तरह, वो शुगर मिल्स लगा सकते थे। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए कि वो पैसा जो उनको मिला डोनेशन के नाम पे, वो हॉस्पिटल के नाम पे मिला। जो डोनेशन उन्हें मिली वो यूनिवर्सिटी के नाम पे मिली। और कोई भी प्राइवेट बिजनेस किसी भी तरह का, चाहे कोई शुगर मिल हो या प्राइवेट फैक्ट्रीज हो किसी भी चीज की, उसके लिए डोनेशन नहीं मिला करते, उसके लिए आपको अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है, अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। तो शायद ये थोड़ा सा खान साहब को खुश फहमी है, गलत फहमी है या कोई सी भी फहमी है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, जबकि वो लोग जो हैं वो शुक्रिया के मुस्तहिक है जिन्होंने इमरान खान साहब को पैसा दिया इस यूनिवर्सिटी को और हॉस्पिटल को बनाने में। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या किया कि उन्होंने उसमें से भी पैसा लेके अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लगा दिया, और अब वो ये कहते हैं कि मैं अगर चाहता तो जी मैं फैक्ट्रीज लगा सकता था। तो वही वाली बात आ जाती है कि फैक्ट्रीज लगाने के लिए आपका खुद का पैसा होना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सरदार अख्तर महंगल की। जी हाँ, सरदार अख्तर महंगल को कहा जा रहा है कि जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, बार बार उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपना रेजिग्नेशन वापस ले ले। नेशनल असेंबली के वो मेंबर थे और नेशनल असेंबली से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो कि
प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों के ऊपर उन्होंने कहा है कि उन्हें भरोसा नहीं है कि वो बलूचिस्तान के लिए कुछ करेंगे। लेकिन सरदार अख्तर खान मैंगल साहब से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सर ये बता दीजिए कि वो कौन से पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा है और या आपका ख्याल है कि वो बलूचिस्तान के लिए कुछ करने में संजीदा हैं। हमने तो अभी तक किसी को नहीं देखा कि जो बलूचिस्तान के लिए कोई खास सीरियस हो। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स का इशू अगर कोई हल कर सकता है, अगर कोई हल करने की तरफ जाए या उन लोगों को बात करे जाकर बलूचिस्तान के लोगों से और उन्हें ये बताए कि आखिर वो मिसिंग पर्सन्स के जो इश्यूज हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनकी मदद करें, तब तो हम यकीन करेंगे कि शायद कोई ऐसा है जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए, उनकी तकलीफों के लिए काम कर रहा है, उनकी तकलीफें कम करने के लिए काम कर रहा है, उनको दिलासा दे रहा है, उनको भी इंसान समझ रहा है, तब तो हम बिलीव करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे ही लोगों के लिए साथ बैठे रहेंगे जो बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ वहां पर गवादर के ऊपर सी पैक बन रहा है या वहां पर चाइना के कब्जे में जाता जा रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा, इसके ऊपर अगर कोई बात नहीं की जा रही तो डेफिनेटली फिर इसका मतलब यही है कि जो बलूचिस्तान के अपने सरदार और ऐसे लोग हैं जो कि पावरफुल हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हें भी अपने लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर है तो फिर अपने लोगों के लिए कुछ काम करेंगे। तो वही बात हो गई, जैसे माइनॉरिटीज के लोग जो असेंबली में पहुंच जाते हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो या क्रिश्चियंस हो या किसी भी दूसरे रिलीजन से, जब मेरी उनसे बात हुई एक आध बार तो मैंने उनसे कहा कि सिंध से थे वो साहब, और मैंने उनसे कहा भी कि आप हिंदू कम्युनिटी से हैं, सिंध से ताल्लुक रखते हैं, आप आखिर मियाँ मिट्ठू के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं असेंबली के अंदर? आप अपनी गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की है उससे क्यों नहीं कहते कि वो मियाँ मिट्ठू को अरेस्ट करे और ये हिंदू बच्चियों को उठा ले जाने, उनके रिलीजन जबरदस्ती चेंज करवाने, उनकी शादियां करवाने का जो सिलसिला है वो रोका जाए। तो उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो मेरी बात तो सुनते रहे लेकिन जाहिर है कि उन्होंने ऐसा कोई पॉजिटिव तरीके से मुझे जवाब नहीं दिया जिससे मैं ये समझूं कि वो ये सब कुछ करने में सीरियस है। उनके लिए इतना ही काफी है कि वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बैठे हैं, उनके गाड़ी में जो है वो फ्लैग लगा है या उनको एक नंबर प्लेट ऐसी मिली है गाड़ी की जिससे पता चलता है कि वो नेशनल असेंबली के या सिंध असेंबली के मेंबर है। उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने तो कहा भी उनसे कि आपसे ज्यादा आवाज तो हम लोग उठाते हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, तो आपको आवाज उठाने में क्यों प्रॉब्लम है? हम तो असेंबली के अंदर हैं भी नहीं, हम असेंबली के अंदर होते तो शायद इससे भी ज्यादा बात कर रहे होते, लेकिन थैंक गॉड कि हम असेंबली के अंदर नहीं है और ना ही हमें ऐसी असेंबली में जाने का शौक है जहां पे हम आवाज भी ना उठा सकें और जहां पर बात करने के लिए भी हमें डिक्टेशन दिया जाए या हम अपनी सीट बचाने के लिए हर बात को जो है वो जलेबियां बना के बाहर आ जाएं। लेकिन बहरहाल यही हाल जो है वो मुझे शिकायत रही है हमेशा बलूचिस्तान के लोगों से भी, जो कि असेंबली के अंदर बैठे होते हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो सिंध बलूचिस्तान या पंजाब या किसी भी असेंबली में बैठे हों, कि वो अपने लोगों के लिए बात ही नहीं करते। वो उनके लिए इतना ही काफी है कि उनके पास जो है एक सीट है, चाहे हम उसमें शाहजैन बुगटी को देख लें जो कि सरदार अकबर बुगटी के पोते हैं, वो भी कुछ बात करते हुए बलूचिस्तान के बारे में दिखाई नहीं देते। मैंने कई बार उनसे कहा भी शो में आने के लिए, लेकिन वो जी जी हाँ 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 हूं करके और वो दाएं बाएं गायब हो गए। तो बात सारी ये कि आप लोगों को खुद अपने लोगों से हमदर्दी होनी चाहिए। बाहर के लोग, हम तो अपने आप को बाहर का ही मानेंगे ना कि हम तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, हम तो बलूचिस्तान में नहीं है। लेकिन वहां पर बलूचिस्तान में ना तो आप जाकर उस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं जैसे बाकी पाकिस्तान में की जा सकती है और ना ही उस तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन जो वहां के अपने लोग हैं, जो जिन लोगों को वहां के लोगों ने असेंबली तक पहुंचाया है, कम से कम वो तो कुछ ख्याल करें उनका, वो तो कुछ एहसास करें अपने लोगों का, खासतौर पे उनका जो मिसिंग पर्सन्स में है। और उसके बाद जब इस किस्म के हादसे होते हैं जिसमें लोगों को बसों से निकाल के और मारा जाता है, उनके आईडी कार्ड चेक करके, अफसोस होता है, जाहिर है कि पंजाब के लोग हों या कहीं के भी लोग हों, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि कुछ नहीं, उसके बाद जो है वो कुछ दिनों के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं और ना उन लोगों का मसला हल होता है या उनके इश्यूज को सॉल्व किया जाता है जो बलूचिस्तान के हैं, और ना ही ये हादसे जो हैं ये कहीं रुकते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।